ये शुरुआत करते हैं कांग्रेस से बड़ी खबर इस वक्त की कि कल सोनिया गांधी ईडी के सामने दोबारा पेश होंगी। नेशनल हेराल्ड मामले में इससे पहले भी एक पूछताछ जुमेरात को हो चुकी है सोनिया गांधी से, और कल दोबारा ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश होंगी। तो ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से। जुमेरात को एजेंसी ने सोनिया गांधी से 2 घंटों तक पूछताछ की थी। कल अगले दौर की पूछताछ से कबल आज शाम कांग्रेस के सभी जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों की मीटिंग है। कल भी कांग्रेस मुल्क भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके नुमाइंदे। रवि, जिस तरह से जुमेरात को भी हमने देखा कि ईडी के सामने जब सोनिया गांधी पेश हुई, काफ़ी कुछ हंगामा हुआ, एहतजाज हुआ, और कांग्रेस की तरफ से एक खास बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ एजेंडा है इस मीटिंग का? बिल्कुल, देखिए, कल दूसरी बार सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। कल उनको सवालों के जवाब देने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं, जो तमाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सभी को यहाँ बुलाया गया है। और आज की जो इम्पोर्टेंट बैठक है, उस बैठक को लेकर चर्चा की जाएगी और इसमें जो एक रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद भी हैं, नासिर हुसैन साहब, उनसे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जब ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है तो ऐसे में कांग्रेस बार बार प्रोटेस्ट के लिए कर रही है। कल भी एक आह्वान किया गया कि सत्याग्रह करें। देखिए, जिस तरह से अलग अलग पार्टी के नेताओं को, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ह्यूमिलेट करना, बेइज्जती करना, उनको तंग करना, हरास करना, ब्लैकमेल करने की जो कोशिश जो सरकार की तरफ से जो हो रहा है, तो इसके खिलाफ में तो विरोध करेंगे ही ना। ऐसा थोड़ी कि हमारे नेताओं को ह्यूमिलेट करेंगे। जब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ही नहीं, कोई पैसे की हेराफेरी हुई ही नहीं, उल्टा हम लोगों ने कर्जा दिया है पार्टी की तरफ से, और उसमें कोई हेराफेरी का मामला है ही नहीं, और कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया था। कोर्ट ने क्लीन चिट देने के बाद में जो है, या ईडी ने क्लीन चिट दे दिया, फिर अब दोबारा उस केस को खोलेंगे। इस तरीके से जो है बदनाम करने की जो साजिश जो चल रही है, इसके खिलाफ तो हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं ना हम लोग, सोनिया गांधी। लोग एक बैठक बुलाई गई है शाम को 7 बजे। इस बैठक का एजेंडा क्या रहेगा? किस मसले को लेकर बैठक बुलाई गई है आज? पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। हम लोग तो हमेशा लोकसभा की अलग बैठक, राज्यसभा की अलग बैठक होती है सदस्यों की। आज लोकसभा राज्यसभा की मिला की बैठक हो रही है। हमारी अध्यक्षा को फिर से वो दोबारा पूछताछ के लिए बुलाए हैं। तो हम लोग जो है हंगामा जो करना है तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ में हम चाहेंगे कि इस नेशनल अलर्ट वाले इशू पे हम चाहेंगे कि देशवासियों के बीच में इसके ऊपर चर्चा हो। बताएं हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने क्या गड़बड़ की है, वो बताएं हमारे नेताओं ने क्या इसमें हेराफेरी की है। हम भी उसका जवाब देने के लिए रेडी हैं। और जवाब तो टीवी चैनल्स पे डिबेट तो हो ही रहे हैं, आम लोगों के बीच में भी चर्चा हो किस तरह से ये लोग जो है हमारे नेताओं को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रिवेंज की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो हेट्रेड की जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये हिंदुस्तान में 75 साल में कभी नहीं है, और खासकर कांग्रेस कभी कई इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की। बिल्कुल, देखिए, इनका ये कहना है कि बदले की भावना से पॉलिटिक्स की जा रही है और इसी वजह से आज शाम को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें चर्चा भी होगी। जी रवि, जिस तरह से बात हो रही है कि शाम में जो बैठक होगी उस पर चर्चा तो होगी, लेकिन दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो कितना वक्त देने की बात हो रही है? क्योंकि इससे पहले सिर्फ 3 घंटे की पूछताछ के बाद जो है रवाना कर दिया गया था, छोड़ दिया था। इस बार जो बुलाया है तो कितनी देर तक पूछताछ होगी? क्या कुछ होगा? क्या प्रियंका गांधी एक बार फिर उनके साथ होंगी? क्या कुछ एजेंडा पार्टी का है इस मुद्दे पर? बिल्कुल, जहाँ तक पूछताछ का सवाल है, पिछले दिनों 2 से 3 घंटे की पूछताछ हुई थी और कल ऐसा माना जा रहा है कि कल भी पूछताछ होगी। जहाँ तक समय सीमा की बात की है, समय सीमा नहीं तय की है कि कितने देर पूछताछ होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी से करीब 5 दिनों तक पूछताछ हुई थी। इस बार पहले दिन जब पूछताछ हुई तो उसके बाद इससे कहा जा रहा था कि उनके पास सवाल नहीं थे, इस तरह के आरोप लगाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, और कहा गया था कि सोनिया गांधी बैठना चाह रही थी। वो चाहती थी कि रात 8 से 9 बजे तक जब तक उनसे सवाल करना करें वो बैठने को तैयार थी, लेकिन ईडी के पास सवाल नहीं थे। इस तरह के एलिगेशन लगाए गए थे कांग्रेस के जो महासचिव हैं जयराम रमेश की तरफ से। कल भी पूछताछ होगी और इसी की तैयारियां की गई है। पूरे देश भर में कांग्रेस का एक कार्यक्रम है कि पूरे देश में वो सत्याग्रह करेगी। आज देर शाम में जो तमाम कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, जो सांसद हैं, उन सभी की बैठक करीब 7 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई है और कल के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है कि पूरे देश में कांग्रेस एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करेगी जब तक सोनिया गांधी से पूछताछ होती रहेगी। जी रवि, जिस तरह से कल दोबारा बुलाया जा रहा है, एक तरफ जो है पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट के दोनों सदन चल रहे हैं, और एक तरफ सोनिया गांधी उधर होंगी, तो इसको क्या, जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि हम जनता के इश्यूज पर आवाज़ उठा रहे हैं जिसकी वजह से
पार्लियामेंट के रहने के बावजूद उनकी जो है मुखिया को इस तरह ईडी के जरिए बुलाया जाना, इसको एक सियासी नज़रिए से देख रही है कांग्रेस। देखिए, इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो इससे पहले अगर कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो पहले मोतीलाल वोरा थे, उनसे पूछताछ हो चुकी थी। अभी हाल के दिनों में अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं, उनसे पूछताछ हुई थी। साथ ही साथ पवन बंसल, उनसे भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है और करीब 5 बार पूछताछ हुई राहुल गांधी से। इस मसले को लेकर कांग्रेस तब से स्टैंड रहा है कि मसला जो है, इस मसले में कोई दम नहीं और ईडी का कोई मसला नहीं बनता है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। तो ऐसे में इस मसले को, इस मामले पे पूछताछ करे, कहीं ना कहीं उनको लीडरशिप को हैराश किया जा रहा है। इस तरह का एलिगेशन कांग्रेस की तरफ से है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस पूरे मामले को लेकर एक रणनीति तैयार की गई थी और जब राहुल गांधी से पिछले महीने पूछताछ के लिए बुलाया गया था, राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान ही एक रणनीति तैयार की गई थी कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक घेरेबंदी की जाएगी। और जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो उस दौरान पूरे देश में एक आंदोलन की तैयारी की गई थी, एक धरना प्रदर्शन किया गया था। सोनिया गांधी के मसले को लेकर भी वही कमोबेश वही चीजें देखने को मिल रही है। पहले दिन धरना प्रदर्शन किया गया, कल की तैयारियां आज चल रही है। जो तमाम बड़े नेता उन सबको दिल्ली बुलाया गया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दिल्ली बुलाया गया है, वो भी दिल्ली में है और कल की तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सर्कुलर इशू किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक पूछताछ होती रहेगी तब तक आपको गांधी स्टैचू हो या फिर कोई भी प्रसिद्ध जगह होगी आपके इलाके में, वहां पर बैठकर आपको सत्याग्रह करना है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर सोनिया गांधी को कल दोबारा बुलाया जा रहा है ईडी के दफ्तर, वहां पर फिर दोबारा से पूछताछ होगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड पर अभी भी धमकियों के बादल मंडरा रहे हैं। सलमान खान के बाद अब कैटरीना कैफ और विकी कौशल को भी धमकियां मिल रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। इंस्टाग्राम पर धमकी भरे पोस्ट आ रहे हैं लगातार। तो एक शख्स की जानिब से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर धमकी भरे पोस्ट किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत अदाकार विकी कौशल ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। तो अदाकारा कैटरीना कैफ और उनके शौहर को विकी कौशल को सोशल मीडिया पर धमकी मिली और पूरे मामले पर जानकारी लेंगे। अमित हमारे नुमाइंदे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सलमान खान के वालिद को खत मिला, सलमान खान को धमकी दी गई है, अब विकी कौशल और कैटरीना कैफ को भी धमकी भरी है। तो बॉलीवुड पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, धमकियों के बादल मंडरा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में किस तरह की शिकायत की गई, क्या कुछ पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? निश्चित तौर पे अभिनेता विक्की कौशल ने मुंबई के सेंटा को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और विक्की ने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। विक्की का कहना है कि ये व्यक्ति उनकी पत्नी कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है और साथ ही विक्की को भी धमकी दे रहा है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। जानकारी के मुताबिक विक्की ने परसों सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गए थे और वहां पर भी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विक्की की शिकायत दर्ज करने के बाद मामले की जांच कर कल एफआईआर दर्ज किया और अब उस आईडी को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, जिस इंस्टाग्राम आईडी से जो है ये धमकियां मिली थी कि वो आईडी जो है फेक है या फिर ओरिजिनल है, क्योंकि आदित्य राजपूत नामक आईडी से जो है ये धमकी जो है मिल रही थी। मैं आपको बताऊं कई दिनों से मिल रही थी और सोशल मीडिया पर कौशल ने इस व्यक्ति को कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इस व्यक्ति ने धमकाने और अश्लील मैसेज भेजना जारी रखा और लगातार मिल रहे धमकी और अश्लील मैसेजेस को लेकर कौशल खुद सांताक्रूज पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने साइबर पुलिस की मदद से आदित्य राजपूत की आईडी की जांच शुरू कर दी। कहीं ये आईडी फेक है या नहीं, इसे जांचा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों के बयान भी जो है दर्ज कर रहे हैं और मामले में मुंबई पुलिस और साइबर पुलिस जो है दोनों जो इस पूरे मामले में जांच जो है कर रही है। मैं आपको बताऊं इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है नंबर 911/2022 अंडर सेक्शन जो लगाया गया 5062 354D और आईपीसी की सेक्शन जो आईटी का एक्ट 67 इसके तहत मामला दर्ज किया है और लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर बॉलीवुड में विकी कौशल और कैटरीना कैफ को धमकी मिली है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर, लगातार इसकी शिकायत पुलिस में कर दी गई है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने लगातार एहतजाज कर रही है, क्योंकि ये इल्ज़ाम है आम आदमी पार्टी पर कि एक्साइज पॉलिसी में जिस तरह की तब्दीलियां की गई है वो पार्टी के ही अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब कुछ किया गया है, ये बीजेपी का कहना है। तो ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जाँच की सिफारिश की थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
न्यूज़ रूम लाइव में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में, भोपाल के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार लगातार बारिश हो रही है और जिसके बायस आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। और इस मूसलाधार बारिश के बायस कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपको बता दें, मूसलाधार बारिश होने से नर्मदा समेत अहम नदियां और नाले तुगयानी पर बह रहे हैं। मूसलाधार बारिश के सबब इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, भदभदा, सतपुड़ा, कोलार, कोलांस, कलियासोत के डैम खोलकर पानी बाहर निकाला जा रहा है। सीहोर की अंबर नदी में तुगयानी सूरत हाल के सबब कई गांव के अंदर पानी दाखिल हो गया है, जबकि राजधानी भोपाल के आसपास के कई इलाकों के गांव में बारिश के सबब रास्ता मुनक़ता हो गया है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से SDRF की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। इस पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं मेहताब आलम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, क्या इस वक्त शहरों में सूरत हाल है? जिलानी, इस वक्त बता दें कि सबसे बड़ा जो हादसा पेश आया है NH-12, वहाँ पर जो है कलियासोत से जो पानी छोड़ा गया था, पुल जो है 2020 में जो तैयार किया गया था, वो जो है 20-20 मीटर की रिटेनिंग वॉल 2 जगह से टूट गई, जिसकी वजह से रास्ता जो है मंडी दी के पास से जो है उसको रोक दिया गया है। वन वे ट्रैफिक के जरिए वहाँ पे पुलिस लगाकर रास्ते को निकाला जा रहा है। भोपाल की बात करें या भोपाल के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं, चाहे अंबर नदी की, सीहोर की बात करें, वहाँ पर गाँव में जो है पानी दाखिल हो गया। इस वक्त पानी कुछ बारिश हल्की ज़रूर हुई है, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। चाहे हम इंदिरा सागर डैम की बात करें या फिर भदभदा की गेट की बात करें, भदभदा गेट की जो है 2 बार खोलकर जो उसका पानी निकाला जा चुका है। कोलांस नदी हो, चाहे या कलियासोत हो या फिर ओमकारेश्वर डैम हो, उनके भी पानी निकाला जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो मामला की जिंदगी जो है दरहम बरहम हो गई है। हुकूमत की तरफ से जहाँ पर यहाँ पर अगर खगड़िया गाँव की बात करें तो वहाँ पर जो है 8 लोगों को SDRF की टीम ने बाहर निकाला है, क्योंकि पूरे गाँव में पानी दाखिल हो गया था और घरों के अंदर इतना पानी था कि लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। जिलानी ये मेहताब, जिस तरह से शहरों में पानी दाखिल हो गया, जैसा कि बता रहे हैं कि भोपाल भी काफ़ी मुतासर हुआ है, तो किस तरह के राहत के काम इस वक्त NDRF SDRF की तरफ से देखने को मिल रहे हैं सरकार ने, और महकमा मौसमियात का क्या कहना है? अभी ये मौसम कब तक किस तरह का रहेगा वहाँ? देखिए, महकमा मौसमियात की बात करें तो उनका कहना है कि एक जो है टर्फ बना हुआ है भोपाल से लेकर आसाम तक है, जहां पर जो 1 हफ्ते तक इस तरह का मामला रहेगा। राजधानी भोपाल के साथ साथ जब शहडोल, उमरिया की बात करें या फिर नर्मदापुरम डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा अगर इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, खंडवा की बात करें, बैतूल की बात करें या अलीराजपुर की या फिर चंबल और जो ग्वालियर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर जो है येलो अलर्ट को जारी किया गया है। इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के जो 52 जिलों में बड़े हिस्से में बारिश हो रही है, लेकिन भोपाल और आसपास नर्मदापुरम डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर मामला जिंदगी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। जिलान जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है बाराबंकी से। बाराबंकी सड़क हादसे में मरने वालों की जो तादाद है वो 8 हो गई है और वहीं जख्मियों की तादाद जो है 3 जख्मियों की हालत यहाँ पर नाजुक बताई जा रही है। बड़ा ख़तरनाक हादसा, बहुत ही तशवीशनाक हालत में यहाँ पर उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा लूनी कटरा इलाके में हुआ था। बस सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। और द्रौपदी मुर्मू आज मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया बन गई हैं। उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने हलफ दिलाया और साथ ही कोविंद की विदाई तकरीब भी देखने को मिली है। ऐसे में तारीखी मौके पर राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा और सिफारती मिशनों के सरबराहान मौजूद रहे। हलफ बर्दारी के बाद खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जमहूरियत की ताकत ने उन्हें आला तरीन ओहदे तक पहुँचाया है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर के बावकार ओहदे तक पहुँचना उनकी ज़ाती हुसूलियाबी नहीं बल्कि तमाम गरीबों की हुसूलियाबी है। द्रौपदी मुर्मू ने मजीद कहा कि सदर के ओहदे के लिए उनकी नामजदगी इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में गरीब न सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बल्कि इसे हकीकत में बदल भी सकते हैं। अपने खिताब के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने अपने अब तक के सियासी सफ़र पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक है कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की थी और अब जब मुल्क
आज़ादी के 75 साल में कदम रख रहा है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों के प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, लेकिन कैबिनेट में अब तक तोसी नहीं हुई है। दिल्ली के चक्कर काट रही है महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार। इसी पर शिवसेना के लीडर कायदे ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे की सरकार पर कई सवाल उठाए। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। साथ ही जिस तरह से दिल्ली में मंत्रिपरिषद सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं उन्हें बुलाया गया था, खुद मोदी जी उस पूरे मंत्रिमंडल को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त देखा गया कि वहां पे बाकायदा देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है वो बैठे थे। इसे लेकर शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने ट्वीट भी किया था। मैम, आपने ट्वीट किया है वो फोटो, किस तरह की सच्चाइयाँ हैं उस फोटो में? देखिए, जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे। जो सरकार नाम की एक स्थापना आज दिख रही है, 2 ही मंत्री है, सब 2 ही लोग निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, हम भी देखेंगे। हमको भी इसी प्रकार का, जब 15 दिन हमारा मंत्रिमंडल उद्धव ठाकरे जी का नहीं हुआ था, तभी ये लोग आए दिन मीडिया पे बता रहे थे मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है? आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया। 21 तारीख को ये सब हुआ था। तो ऐसा है कि आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हो। आज उस बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं नज़र आ रहे। तो एक महाराष्ट्र के एक आम जनता के तौर पर हमें लगता है भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? उप मुख्यमंत्री है तो ठीक है, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? क्या उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है दिल्ली में? क्या अब हम देख रहे हैं कि 15 दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ घंटों इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, 20-20 घंटे हर एक छोटी चीज़ के लिए उनको दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है। तो ये आम जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ये बैठक तो मुख्यमंत्रियों की थी और शिंदे साहब तो अपने आप को आज भी शिवसेना कहते हैं, तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में शिंदे साहब कैसे बैठ सकते हैं? हो सकता है इसी वजह देवेंद्र जी बैठे हो। ये बहुत सारा अजूबा है और इसीलिए ऐसा है कि महाराष्ट्र की जनता आज देख रही है आपके माध्यम से, मगर एक ना एक दिन इसका जवाब जरूर मिलेगा। जिस तरह से देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, 8 तारीख को दोनों ही गढ़ को बुलाया है, खास करके चुनाव चिन्ह को लेकर, क्या शिवसेना इससे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने में तैयारियां कर रही है?
बिल्कुल हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो कुछ भी फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन का हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। और आज देख रहे हैं माननीय उद्धव जी कल काला चौकी मुंबई में थे, कितने शिवसैनिक उनके साथ है। आदित्य जी की पूरा महाराष्ट्र दौरा हो चुका है, शिव संवाद यात्रा, उसमें भी आप देखेंगे कि पैठण वगैरह मराठवाड़ा रीजन से हमारे जो 4-4, 5-5 वहाँ से भाग गए हैं आमदार, तो विधायक, तो देखिए कि जनता आज शिवसेना के साथ है। जो आम शिवसैनिक है वो शिवसेना के साथ है, माननीय उद्धव जी के साथ है, माननीय आदित्य जी के साथ है। तो इससे हमें हमें पूरी विश्वास है कि न्याय देवता ये सब देख रही है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से देखा गया कि शिंदे ग्रुप के काफ़ी लोग गए हैं, शिवसेना के कुछ नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिवसेना के कई विधायक जो उनके साथ गए, सांसद गए, वो वापस शिवसेना में आ सकते हैं। देखिए इन सबको बहका कर लिया गया है, उनको एक झूठा चित्र दिखाया गया है, उनको एक चित्र दिखाया गया है राम राज्य का कि कैसा होगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, उनको अलग अलग प्रलोभन भी दिखाए गए और इसी वजह से ये सब गए हैं। एक न एक दिन उनकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। वापस आएंगे लगता है? अभी तो आना भी शुरू है। अभी तो कल ही आपने देखा कि पुणे के एक व्यक्ति, एक शिवसैनिक, उन्होंने माननीय उद्धव जी को कहा है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, कृपया मुझे वापस लीजिए। तो ये शुरुआत है और वहाँ भी जो लोग गए हैं वो भी आजमा रहे हैं। तो इसमें जीत जो है सच्चाई की जीत होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनीषा गांधी जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो शिवसैनिक छोड़ के शिंदे ग्रुप के साथ गए हैं वो काफ़ी लोग शिवसेना में आना चाहते हैं। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। में आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।